स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट इम्यूनिटी। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग वेक्टर्स। जैसे आपको पता है, वेक्टर्स कैरी पैथोजन and they carry pathogen to the normal human beings and then they transmit the disease। ठीक है, तो वेक्टर्स जैसे कि एनोफिल्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स है, उससे कौन सी डिसीज़ होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहाँ लिख रहे हैं लास्ट में पैथोजन कौन सा इन्वॉल्व है। तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है। तो एनोफिल्स मॉस्किटो जो है, उससे आप देखें तो जो डिसीज़ हो रही है वो है मलेरिया, और पैथोजन जो इन्वॉल्व है वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है बेटा, इसके बाद एनोफिल्स के बाद आप सेकंड याद करेंगे एडीज। तो एडीज मॉस्किटो जो होता है, इससे दो डिसीजेस आपको याद करनी है। एक तो है चिकन गन्या, ठीक है, और दूसरी है डेंगू। और इनके पैथोजेंस भी आप देख लो। चिकनगन्या जो है, इसका पैथोजन है अल्फा वायरस, और डेंगू का है फ्लेवी राइबो वायरस। अंडरस्टैंड? तो ये दो इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। अब अगला है हमारा क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है फिलारियासिस, और यहाँ पर जो पैथोजन इन्वॉल्व है वो है वूचीरिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कौन कौन से पैथोजेंस कौन कौन सी डिसीज़ को कॉज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब अगले टॉपिक पर, इसका नाम है इम्यूनिटी, इसको पढ़ते हैं। तो आजकल आम जीवन है, उसमें हम बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स से के साथ रहते भी हैं एक तरीके से, और एक्सपोज हो जाते हैं हम। इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारी बॉडी पर अटैक कर जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको इतना तो जान करके अजीब सा ही लगेगा ना कि इतने सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारे आसपास मौजूद हैं, फिर भी हमें हर बार जब वो हमारी बॉडी पर आते हैं तो हमें डिसीज़ क्यों नहीं होती। तो ये एक्सपोज़र जो है डिसीज़ कॉज क्यों नहीं करता, ये हमारे मन में सवाल आएगा। तो इसलिए डिसीज़ कॉज नहीं करता ये एक्सपोज़र, बिकॉज जो आपकी बॉडी है, इट इज़ दैट बॉडी इज़ एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। तो जितने भी ये एंटीजेंस हैं, जो फॉरेन एजेंट्स हैं, ये आपकी बॉडी में आकर के ख़त्म हो जाते हैं। आपकी बॉडी इनको किल कर देती है, या इनको अपने अंदर ठीक से जगह नहीं बनाने देती, फाइट करती है इनके साथ। ठीक है ना, तो द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। तो जो भी इम्यूनिटी होती है वो आपको इन पैथोजेंस से लड़ने में हेल्प करती है।
अब इम्यूनिटी को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी जो होती है, इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। तो इनेट इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो सभी एजेंट्स के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देती है। तो इट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो इसको आप अपने जन्म से ही लेकर के आते हैं और ये नॉन स्पेसिफिक टाइप है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट ही काम करेगी, ऐसा नहीं है। ये सभी एंटीजन्स के अगेंस्ट, सभी पैथोजेंस के अगेंस्ट वर्क करती है, ठीक है ना। तो अब ये इनेट इम्यूनिटी जो काम करती है वो कुछ बैरियर्स के हेल्प से करती है। बैरियर मतलब होता है जो रास्ता रोकते हैं हम पैथोजेंस का, या पैथोजेंस को बढ़ने नहीं देते। तो जैसे कि पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर, फर्स्ट बैरियर। तो जैसे हमारी स्किन है, इट इज़ द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्किन के कारण बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ पाते हैं। इसके बाद म्यूकस कोटिंग है जो इपिथीलियम पर प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देख लो, जो हवा हम लेते हैं फिर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाती है, वहाँ पर म्यूकस की लेयर प्रेजेंट है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ले लो आप, चाहे जैसे हमारा फूड हम खाते हैं वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होता हुआ जाता है, वहाँ पर आपको म्यूकस लाइनिंग मिल जाएगी। इसके अलावा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट जो है वहाँ पर भी आपको म्यूकस की लाइनिंग मिल जाएगी। और ये जो म्यूकस की लाइनिंग है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं और आसानी से आगे नहीं बढ़ पाते और बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं उनको फिर ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से ये फिज़िकल बैरियर काम करता है। सेकंड इज़ द फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जैसे एसिड का प्रोडक्शन होता है, HCl, ये हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करता है। तो जो भी फूड आप खाते हो वो एसिड के प्रेजेंस में सारा का सारा एक तरीके से स्टरलाइज टाइप का हो जाता है, मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें जो होते हैं वो मारे जाते हैं। इसके अलावा जो सलाइवा आपके माउथ में होता है उसमें भी आप देखें तो एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम। तो ये जो लाइसोजाइम होता है ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ऐसे ही जो टीयर्स आपके आइज़ में होते हैं, इट ऑल्सो कंटेन्स लाइसोजाइम विच किल्स द बैक्टीरिया। तो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करना, बैक्टीरिया को मारना, ये सब काम इसका है। तो इस तरह से फिजियोलॉजिकल बैरियर हमारे पास होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज़ द सेलुलर बैरियर। तो सेलुलर बैरियर के अंदर क्या आता है, तो जैसे कि आपने नाम सुना होगा वाइट ब्लड सेल्स का बहुत, कि ये हमारे इम्यून सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कुछ ऐसे वाइट ब्लड सेल्स हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, जिनको हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये फैगोसिटिक होते हैं, और आपको पता है फैगोसिटिक होने का मतलब होता है कि ये जो एंटीजेनिक पैथोजेंस होते हैं उनको इनगल्फ कर जाते हैं, उनको खा जाते हैं। तो इस तरह से ये हमें बचाने का काम करते हैं इनसे। और इसके अलावा मोनोसाइट्स भी फैगोसिटिक होते हैं। तो आपने दो सेल अभी नाम पढ़े मोनोसाइट्स, ये भी आपने पढ़ा था पहले कि ये ब्लड के जो सेल्स पढ़े थे हमने, उसमें मोनोसाइट पढ़ा था, न्यूट्रोफिल पढ़ा था, दोनों पढ़े थे। तो ये दोनों के दोनों फैगोसिटिक होते हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये आगे चल के मैक्रोफेज को बनाने का काम करते हैं। तो जो मैक्रोफेजेस आते हैं उनका जो प्रिकर्सर है, यानी उनको बनाने वाला जो है वो कौन है, मोनोसाइट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो मैक्रोफेज कहाँ से आते हैं, मोनोसाइट से आते हैं। इसके बाद फिर नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स। तो किलर लिम्फोसाइट्स जो हैं वो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, और वो किलर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो भी जो पैथोजेंस आते हैं उनको खाने का काम, उनको फैगोसाइटोज करने का काम या उनको मारने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेल्यूलर बैरियर। तो 3 बैरियर हमने पढ़ लिए। चौथा बैरियर क्या है, चौथा है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइंस क्या है, साइटोकाइंस ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि माइक्रोब इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज़ करते हैं। जैसे इंटरफेरॉन्स जो हैं वो ऐसे साइटोकाइन हैं जिनको वायरस इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। सपोज़ एक सेल है जिसको वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है, अब ये सेल जो है साइटोकाइंस रिलीज़ करता है अपने चारों तरफ,
और जो आसपास के सेल्स होते हैं उनको इससे साइटोकाइन से हेल्प मिलती है और उन सेल्स में जो वायरस का इन्फेक्शन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो मतलब ये कि हमारा ओरिजिनल सेल जो था वो तो सपोज़ एक तरीके से अब ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन उसने ख़त्म होते होते क्या किया, उसने साइटोकाइन रिलीज़ करने स्टार्ट किए और अब जो नेबर सेल्स हैं उनको इन्फेक्शन से बचाने का काम ये साइटोकाइन करते हैं। और साइटोकाइन का एग्जाम्पल आप याद रखना इंटरफेरॉन है, जो कि नेबरिंग सेल्स को बचाता है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो इस तरह से हमको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी आपने पढ़ा था, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, वो इट इज़ प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ। बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो इसको हम प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। तो हम प्राप्त कैसे करते हैं, हम किसी भी पैथोजन को जब अपनी बॉडी के अंदर देखते हैं तो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट करता है और इस तरह से हम पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी हासिल कर लेते हैं। तो किसी भी पैथोजन के को पहचानना और उसको किल करने का काम स्पेसिफिक तरीके से अगर हो रहा है तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आता है। अब इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये जो सेल्स होते हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, वो उनकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है। वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि कौन सा पैथोजन आया है और उस पैथोजन के अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनाई जानी है। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूसेस ए रिस्पॉन्स विच इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी। तो मान लीजिए कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम एंटर करा है, पहली बार आया है, तो हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स देती है वो लो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स होता है। मतलब एक साधारण सा लो इंटेंसिटी रिस्पॉन्स होता है। लेकिन आगे चल के अगर दोबारा से सब्सीक्वेंट एनकाउंटर हुआ और वही पैथोजन दोबारा से बॉडी के अंदर आया तो फिर हाई इंटेंसिटी हमारा रिस्पॉन्स होता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स या एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट्स इसको ठीक से अंडरलाइन कर लीजिएगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स जो है आपको अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है ये मेमोरी के कारण ही आ रहा है। फर्स्ट टाइम जो प्राइमरी रिस्पॉन्स आया था वो काफ़ी वीक था, लो इंटेंसिटी था, टाइम टेकिंग था, लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत जल्दी आता है, तेज़ होता है और जिसकी वजह से जो हमारा पैथोजन है वो इरेडिकेट हो जाता है मोस्टली। तो इसका मतलब यही हुआ कि बॉडी को ध्यान था, उसको मेमोरी थी पहले एनकाउंटर की, है ना। अब जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस थे, इनको करने के पीछे दो टाइप के सेल्स रिस्पॉन्सिबल थे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। हमने पढ़ा था ल्यूकोसाइट्स के टाइप, पढ़ा था ना ल्यूकोसाइट्स के टाइप। ल्यूकोसाइट्स के टाइप क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट के टाइप होते हैं बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है बेटा। कुछ बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लिम्फोसाइट को ल्यूकोसाइट समझने लगते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है। लिम्फोसाइट इज़ अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, ओके। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स के बारे में भी तो डिस्कशन किया था। यहाँ पर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स के बारे में हमने क्या अभी डिस्कशन किया था कि ये फैगोसिटिक होते हैं। अभी साथ के साथ आप ये भी समझ लो कि जो इओसिनोफिल होते हैं ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एलर्जी से रिलेटेड जो सेल्स हैं वो इओसिनोफिल हैं और इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जो सेल्स हैं वो बेसोफिल होते हैं, इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये टाइप होते हैं WBC के। ल्यूकोसाइट क्या होता है, WBC। तो WBC के टाइप्स हैं ये,
जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स के टाइप होते हैं वो होते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और जो बी लिम्फोसाइट होता है ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। अगर हम प्लूरल देखें एंटीबॉडी का तो हम ये लिखेंगे एंटीबॉडीज, ऐसे लिखेंगे, ये प्लूरल है। और एंटीबॉडी अगर आप लिख रहे हो तो ये सिंगुलर है। तो इस तरह से ध्यान रखना। तो ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है ना। जो टी सेल होते हैं ये एंटीबॉडी नहीं बनाते, दे डू नॉट सिक्रीट एनी काइंड ऑफ एंटीबॉडी। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। पर ये जो टी सेल होते हैं ये बी सेल की मदद करते हैं ताकि वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सकें। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसी वीडियो को देखते रहिएगा और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये कैसे कैसे हेल्प करते हैं, क्या होता है, कितने टाइप के टी सेल्स होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो जितने भी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर हम उनका एक कॉमन स्ट्रक्चर देखें, जनरल स्ट्रक्चर देखें, तो उसको हम बोलते हैं H2L2 मॉडल। H2L2 मॉडल। हम ऐसा क्यों कहते हैं? हम ऐसा इसलिए कहते हैं कि देखो, दो हैवी चेन होती हैं और दो लाइट चेन होती हैं। अब ये जो चेन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली, दिस एंड दिस, तो ये वाली चेन और ये वाली चेन कैसी है? हैवी चेन है। और दिस चेन एंड दिस चेन, दीज चेन्स आर लाइट चेन्स। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि दो हैवी चेन है और दो लाइट चेन है, इसलिए इसको H2L2 मॉडल हम कहते हैं। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट थिंग हमको ध्यान रखनी है कि यहाँ जो एंड होता है NH2, ऐसे ही यहाँ N लिखा हुआ है ना, N का मतलब क्या है? यहाँ NH2 है, एमाइड है, यहाँ भी NH2 है और यहाँ भी NH2 है, ठीक है ना। तो सब जगहों पर टॉप जो प्लेसेस हैं वहाँ पर NH2 है, और यहाँ पर नीचे इधर क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH। यहाँ भी ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो दोबारा से ध्यान रखना, COOH, 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 COOH एंड एमाइड, एमाइड, NH2, 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 NH2। तो ये यहाँ पर इन एंड्स पर ध्यान रखना केमिकल कौन सा प्रेजेंट है। उसके बाद फिर आपको ये ध्यान रखना है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी यहाँ पर होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, तो इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ है H2L2 मॉडल में वो आप देख लेना। हैवी चेन्स को लिंक करने का काम यहाँ पर आप देखो, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कर रहे हैं, आपस में जोड़ने का काम। तो कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैवी चेन को जोड़ रहे हैं? 2। ऐसे ही लाइट चेन और हैवी चेन को जोड़ने के लिए एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है और यहाँ पर दूसरा एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो इस तरह से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, और आपस में भी चेन के अंदर भी हमको डाइसल्फाइड बॉन्ड्स देखने को बहुत सारे मिलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद रखना। अब उसके बाद आप ये देखो कि यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर ध्यान दो, यहाँ पर आपको कुछ स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्लॉट है, खांचा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खांचा। तो ये स्लॉट्स जो हैं वो किसके लिए हैं? ये एंटीजन को बाइंड करने के लिए हैं। ये जो स्लॉट होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी जितनी भी एंटीबॉडी होती हैं आपको पता है वो एंटीजन स्पेसिफिक होती हैं। तो वो एंटीजन स्पेसिफिक क्यों होती हैं? बिकॉज ये जो स्लॉट्स होते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ही बने होते हैं और उसको पहचान करके उसके साथ ये जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो इसीलिए हर एंटीबॉडी हर एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। वही एंटीजन इनके एक एंटीबॉडी के लिए बढ़िया है जो उसके साथ पूरी तरह फिट हो जाता है। तो इस तरह से ये एंटीबॉडी का हमारे सामने स्ट्रक्चर है। तो देखिए आप, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन्स। तो आपको 4 पेप्टाइड चेन दिखी थी ना, 2 हैवी और 2 लाइट चेन दिखी थी। 2 small light chains and 2 longer heavy chains are seen. That's why we call it H2L2. So different kinds of antibodies are produced in our body, जैसे कि IgA, IgM, IgE और IgG।
तो इसको आप ऐसे याद कर लो, मेगा, ऐसे आप याद कर लो, एक शॉर्टकट याद रखो मेगा। तो ठीक है ना, तो मेगा में आपको याद हो जाएगा कौन कौन सी होती हैं एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, है ना। IgM, IgE, IgG, IgA, इस तरह से। तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमारे समझ में आ चुका है। अब ये एंटीबॉडीज़ कहाँ पाई जाती हैं? ये ब्लड में पाई जाती हैं और घूमती रहती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसीलिए क्योंकि ये हमारे ब्लड में पाई जाती हैं और ये बॉडी के अंदर फिर सर्कुलेट हो जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपको ध्यान रखना है, जो बी सेल होता है यानी बी लिम्फोसाइट जो होता है, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो बी सेल पहले कन्वर्ट होता है प्लाज्मा सेल में, और फिर प्लाज्मा सेल से बनती है एंटीबॉडीज़। तो हमारे ये समझ में आ गया है कि जो बी सेल है यही एंटीबॉडी को बनाने के लिए सहायक होते हैं। तो किसी भी पैथोजन को मारने के लिए बी सेल वहाँ पर नहीं जाता है, एंटीबॉडीज़ उसकी प्लेस पर जाती हैं और उसको किल करती हैं। और ये किस मीडियम में फ़्लो करती हैं? ब्लड में। तो ये ब्लड में जाती हैं और फिर पर्टिकुलर किसी पैथोजन के अगेंस्ट काम करती हैं। इस रिस्पॉन्स को हम ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो याद रखो, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज रिलेटेड विद द एंटीबॉडी। तो एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेज में आप जो है दो प्रकार के रिस्पॉन्सेज पढ़ोगे। पहला है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं इसको, और इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हम कहते हैं। तो ध्यान से समझ लो, ह्यूमरल रिस्पॉन्स तो आ रहा है बी सेल के कारण, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आ रही है टी सेल के कारण। तो दोनों में अंतर है, ठीक है ना। जहाँ बी सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, किसी भी पैथोजन को किल करता है वो एंटीबॉडी बनाकर, वहीं जो टी सेल होता है वो ऐसी एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन नहीं करता, वो डायरेक्टली जाकर के किसी एक एंटीजन को किल करने का काम करता है, और वो कुछ केमिकल्स का फॉर्मेशन करता है जो उनको किल करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि परफोरिन एक केमिकल है। तो परफोरिन क्या करता है, जब ये टी सेल से रिलीज़ होता है तो ये किसी भी एक पर्टिकुलर जो पैथोजन है उसकी सेल वॉल में छेद कर देता है, पोर्स कर देता है, इसीलिए उसको परफोरेट कर देता है, इसीलिए इसको परफोरिन बोलते हैं, और वो जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस तरह से हमारे टी सेल्स वर्क करते हैं, अगर वो किसी एक इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बिकॉज यहाँ जो सेल है वो डायरेक्टली साइट पर जा कर के अपना काम करता है। टी सेल डायरेक्टली अपनी साइट पर, किसी भी साइट पर जाके अपना काम करता है, लेकिन ये जो बी सेल है ये साइट पर नहीं जाता, एंटीबॉडी जाती है साइट पर। इसीलिए जो बी सेल वाला इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हम कहते हैं। तो आई होप कि ये दोनों चीज़ें तुम्हारे को क्लियर हो गई होंगी। अब CMI शॉर्ट में कह देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अगला पढ़ते हैं पार्ट की जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, यही हमारे CMI के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और देखो, जो आपने ट्रांसप्लांटेशन में सुना होगा कि ट्रांसप्लांटेशन जब होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है, तो बॉडी जो है रिजेक्ट कर देती है समटाइम्स, है ना। क्यों हम सूटेबल डोनर की तलाश करते हैं? बिकॉज जो अगर सूटेबल डोनर नहीं होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, तो क्या होगा कि जो हमारी बॉडी जो होती है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में अंतर करना जानती है। और ऐसे केस में ज़्यादातर यही होता है कि वो डोनर्स जो हमारी ब्लड लाइन से अलग होते हैं, या जिनका जो जेनेटिक मेकअप है हमसे काफ़ी डिफरेंट होता है, उनके ऑर्गन्स हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। तो ऐसे केस में जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वही कारण होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, या ट्रांसप्लांट के समय जो ऑर्गन्स हैं उनको किसी तरीके से ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता आसानी से, किसी भी पर्सन को हम नहीं दे सकते हैं ऑर्गन। तो इसमें हम देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वह इसको नहीं होने देती, है ना। तो द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट
between self and non-self, and the cell mediated immune response is responsible for the graft rejection. इसीलिए तो आप लोग पढ़ते हो कि टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांट. इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज़ टू टेक immunosuppressants all his or her life. होता क्या है कि जो ये ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्टिंग के जो ऑपरेशंस होते हैं उसके बाद जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, उसको इम्यूनोसप्रेसेंट अपनी आगे चल के लेने पड़ते हैं. मतलब ऐसी दवाएं लेनी पड़ती हैं जो इम्यूनिटी को घटाती हैं ताकि CMI जो है उसका ख़तरा कम किया जा सके. बिकॉज CMI तो ग्राफ्ट को या ऑर्गन ट्रांसप्लांट को फेल करने का काम कर सकता है. तो इसीलिए ध्यान रखिए इम्यूनोसप्रेसेंट क्यों दिए जाते हैं. ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जामिनेशन में. ठीक है ना बच्चों. तो अगला पार्ट है इसमें, वो है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी. तो एक्टिव इम्यूनिटी तो आपको मतलब किसी एक्शन की वजह से आती है जो आपकी बॉडी पर होता है, एक नेचुरल एक्शन. जैसे अगर कोई होस्ट है वो एंटीजेंस को अपनी बॉडी में देखता है ना. व्हेन अ होस्ट इज़ एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ जाए, या मान लो वो डेड फॉर्म में ही हमारी बॉडी में आ जाए, तो हमारी बॉडी उसके जो एंटीजेंस हैं उसकी पहचान कर लेती है. तो उसके बाद फिर हमारी बॉडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगती है. मतलब मेमोरी आ जाती है हमारी बॉडी के पास उसके लिए, उस एंटीजन के लिए, उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए. तो ऐसी इम्यूनिटी जो किसी एक एंटीजन को समझ करके हमारी बॉडी हासिल करती है नेचुरल वे में, उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, है ना. तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो स्लो होती है, मतलब इसको लेने में टाइम लगता है और इसको पूरी तरह इफ़ेक्टिव होने में भी समय लगता है. तो इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स गेनिंग एक्सेस इनटू बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस द एक्टिव इम्यूनिटी. तो एक्टिव इम्यूनिटी को पाने के दो तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका ये है कि आप माइक्रोब्स को डेलिबरेटली यानी जानबूझकर आप हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाएं, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन. तो जैसे आप वैक्सीन देते हो किसी को, किसी पेशेंट, किसी पर्सन को वैक्सीन दिया आपने, तो वैक्सीन आपने उसे क्यों दी है? बिकॉज आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हो, आप उस पर्सन के अंदर जो एंटीजन है वो पहुंचा रहे हो. ठीक है, ताकि उसकी बॉडी उसको पहचान ले और आगे अच्छा सूटेबल एक्शन ले और एंटीबॉडीज़ बना ले. तो इस तरह से आप डेलिबरेटली यानी चाह करके ऐसा कर रहे हो. और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि नेचुरल वे में, यानी जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है जो आम तौर पर हमको हो जाता है, हम जानबूझ के इन्फेक्शन नहीं करते, हमें हो जाता है. हम बस छोटे से लेके बड़े हुए हैं, हमें जाने कितनी बार अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शंस हुए हैं. तो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है और हमारी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है इसके कारण. तो ये एक्टिव इम्यूनिटी होती है. और फिर अब दूसरी इम्यूनिटी जो आप पढ़ रहे हैं वो है पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें क्या होता है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं. दीज आर गिवन डायरेक्टली टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन. तो किसी भी एक बाहरी फॉरेन एंटीजन से बचने के लिए हमारी बॉडी के अंदर अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ डाल दी जाती हैं तो उसको पैसिव इम्यूनिटी बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी बॉडी ने कोई काम नहीं किया है, पैसिव रही है वो. एक्टिव इम्यूनिटी में तो हमारी बॉडी ने वर्क किया है, एक्टिविटी की है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन अपने आप किया है. लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में उसने अपने आप ने अपनी जो एंटीबॉडीज़ है उनका प्रोडक्शन नहीं किया है. बनी बनाई एंटीबॉडीज़, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हैं उसके अंदर छोड़ दी गई हैं. तो इसीलिए अगर आप एक एग्जांपल याद रखो कि जैसे कहा जाता है जो यंग बेबी होता है उसको मदर्स मिल्क दिया जाना चाहिए, वो न्यू बॉर्न के लिए बहुत अच्छा होता है. बिकॉज ये जो येलोइश फ्लड होता है, कोलोस्ट्रम जिसे कहते हैं, जो मदर अपने इनिशियल डेज में रिलीज़ करती है अपने मेमोरी ग्लैंड से, वह बच्चे के लिए काफ़ी सहायक होता है. बिकॉज उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है. इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब आपको पता है एंटीबॉडी होता है. तो एंटीबॉडी ए उसके अंदर होती हैं, जिसके कारण जो इन्फेंट है उसे पैसिव इम्यूनिटी मिलती है जन्म के बाद कुछ समय तक. बिकॉज बच्चा जब हमारे धरती पर जन्म लेता है तो उस समय वो बहुत वल्नरेबल होता है. वल्नरेबल यानी उसको ख़तरा होता है बहुत सारे इन्फेक्शंस का. तो ऐसे समय में जो ये मिल्क होता है
वो उसको हेल्प प्रोवाइड करता है, पैसिव इम्यूनिटी देता है, उसको रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं। तो इस तरह से। और सेकंड एक तरीका और था कि जो मदर है वो अपने प्लेसेंटा के थ्रू भी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ एंटीबॉडीज़ बच्चे तक यानी फीटस तक पहुंचा देती है। तो बर्थ से पहले यानी पार्ट्यूरेशन से पहले प्लेसेंटा वो रोल प्ले कर रहा था, वो एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड कर रहा था फीटस को, और पार्ट्यूरेशन के बाद जो मिल्क है, जो इनिशियल डेज़ का जो कोलोस्ट्रम है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि पैसिव इम्यूनिटी उसको मिल जाए। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। अब वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन ये एक अच्छा सा टॉपिक है, छोटा सा आपको ध्यान लगा लेना चाहिए। तो जो इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल है या वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है वो मेमोरी के सिद्धांत पर है, बेस्ड है। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है इसके अंदर मेमोरी होती है, यानी जो सेल्स हैं उन वहाँ दे कंटेन मेमोरी ऑफ द इन्फेक्शन, यानी जो भी एजेंट है उसकी मेमोरी ये रखते हैं। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम किसी भी एंटीजेनिक प्रोटीन को, किसी भी पैथोजन के एंटीजेनिक प्रोटीन्स को जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं, या किसी भी इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन को डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर पहुंचा देते हैं टीके के तौर पर यानी वैक्सीन के तौर पर। जैसे कि पोलियो वायरस है, उसे एटीन्यूएटेड फॉर्म में आपकी बॉडी में भेजा जाता है। एटीन्यूएटेड यानी ये जो पोलियो का वायरस होता है ये बहुत वीक होता है या एक तरीके से डेड होता है, लेकिन उसके एंटीजेंस इंटैक्ट होते हैं। इंटैक्ट यानी बचे रहते हैं। तो एंटीजेंस को हमारी बॉडी फिर समझ लेती है, और अब ये जो एटीन्यूएटेड पोलियो वायरस है ये हमें पोलियो तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बॉडी को पूरी जानकारी हो जाती है इस वायरस की, और आगे चल के हमें पोलियो नहीं होता। इसीलिए जो ओरल पोलियो वैक्सीन्स होती हैं, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन्स जो होती हैं, ये आपको जन्म के बाद दी जाती हैं और फिर आपको लाइफ लॉन्ग पोलियो नहीं होता है, बिकॉज हमारी जो इम्यून सेल्स हैं उनके पास मेमोरी होती है। तो किसी भी एंटीजेंस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती हैं ये आगे चल के पैथोजेनिक एजेंट्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। मान लो कोई एक्चुअल इन्फेक्शन आगे चल के हुआ तो उनको न्यूट्रलाइज करने का काम, उनको मारने का काम करती हैं। और होता ये है कि जो वैक्सीन्स हैं इनको लगा लेने के बाद हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स दोनों बनते हैं। यानी यहाँ देख लो, मेमोरी बी सेल और टी सेल, मेमोरी। तो मेमोरी बी सेल और टी सेल दोनों हमारे बन जाते हैं और मेमोरी रखते हैं। आगे चल के कोई मान लो दोबारा से एंट्री करता है सेम पैथोजन, तो उनकी मेमोरी हमारे बी और टी सेल्स के पास रहती है। और अगर इन्वेडर्स यानी जो घुसपैठिए हैं वो आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, घुसपैठिया कौन है यहाँ पर, कोई भी पैथोजन, तो अगर उसके अगेंस्ट मेमोरी बी सेल और टी सेल हमारे पास हैं तो फिर से मैसिव प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, भारी मात्रा में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन शुरू होगा और जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो पैथोजन। इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ सम डेडली माइक्रोब टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टिटेनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्री-फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन एज इन केस ऑफ टेटनस। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो टेटनस हो गया है, तो टेटनस हो जाता है तो पेशेंट के पास काफ़ी कम समय है, ऐसे में उसको वैक्सीन नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, ऐसे में ये किया जाएगा कि उसको एंटीटॉक्सिन दिया जा सकता है। तो टिटनस टॉक्सिन अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर आ गया है तो हम अगर एंटीटॉक्सिन देते हैं टिटनस का, तो टिटनस से बच जाएंगे, ठीक है ना। पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन अगर हम किसी को दे देते हैं क्योंकि उसके पास समय कम है, तो ऐसे केस में वो बच जाता है। जैसे कि स्नेक बाइट होती है, मान लो स्नेक बाइट के बाद जो है पेशेंट है उसके पास समय ज़्यादा नहीं होता है, तो ऐसे में अगर पहले से बनी हुई प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द स्नेक वेनम वो पर्सन को दे दी जाए, तो स्नेक वेनम के यानी सांप के जहर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी काम करती हैं वो एंटीबॉडी उस पर्सन को तुरंत सप्लाई कर दी जाए पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़, तो ऐसे में वो पर्सन बच सकता है। तो इस प्रकार के इम्यूनाइजेशन को हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी सप्लाई की जाती हैं।
तो ये आपके समझ में आ गया होगा। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करना यानी एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो दोनों का आपको पता चल गया कि कब कब इसको किया जाता है, ठीक है ना। आजकल तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसके हेल्प से अलग अलग पैथोजेंस के जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनको बैक्टीरिया और ईस्ट का हेल्प ले करके बड़े अमाउंट्स में बनाया जा रहा है और वैक्सीन्स के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं किसी भी पैथोजन के, वह हमारी बॉडी के अंदर जब आते हैं तो हमें डिसीज़ तो नहीं होती, लेकिन क्या होता है, हम एंटीबॉडी बना लेते हैं उनके अगेंस्ट। बिकॉज अगर यही एंटीजेंस किसी बैक्टीरिया के साथ होते, सपोज़ ये बैक्टीरिया है और उसके साथ में वो एंटीजेंस प्रेजेंट हैं जो उसको खतरनाक बना देते हैं, जो उसको डेंजरस बना देते हैं, और ये बैक्टीरिया अपने एंटीजेंस के साथ हमारी बॉडी के अंदर आ गया है, तो ये हमें डिसीज़ कॉज करेगा। लेकिन मान लीजिए हमने इसके जो एंटीजेंस हैं उनको, जो उसके हार्मफुल एंटीजेंस हैं उनको अलग से हमने वैक्सीन के फॉर्म में किसी पर्सन को दिया, लेकिन साथ में उसके बैक्टीरिया नहीं है, तो ऐसे में उस पर्सन को डिसीज़ तो नहीं होगी, लेकिन वो उन एंटीजेंस की स्टडी कर लेगा, उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको जान जाएगा और आगे चल के वो एंटीबॉडीज़ किसी रियल नेचुरल इन्फेक्शन में काम आएंगे। तो वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हैंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। सच एज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो ईस्ट का इस्तेमाल करके बनाई जा रही है और बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है और हेपेटाइटिस बी से बचने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।